हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टैग ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएसएससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके दूसरे सेट को। ठीक है, इस सेट के अंदर हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं मानव पोषण यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन पोर्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले आप जैसा कि सब जानते हैं कि फूड टैग ऑनलाइन जो चैनल है उसने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया था यूपीएसएससी फूड एनालिस्ट के लिए, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो, ग्रुप डिस्कशन, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा था। और ये कोर्स अभी भी आपके जो फूड टैग ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर आप अवेल कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग, जिसे गोइटर कहते हैं अंग्रेजी में, हो जाता है। ऑप्शंस है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयोडीन। तो जो घेंगा या फिर गोइटर है ये हमारा होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, आयोडीन की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होती है गले के पास में। ठीक है, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये दरअसल फूल जाती है या फिर सूजन आ जाती है, इसके अंदर ये स्वेल हो जाती है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कईयों के यहाँ पे गले के आसपास यूं थायराइड ग्रंथि लटकने से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर गले से बाहर यूं लटकता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है ये होती क्यों है, क्योंकि इस आयोडीन की कमी से बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन, ये पूरी तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता है। यही हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, हमारे पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए, हमारे जो तांत्रिकी तंत्र है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस बनाए रखने के लिए, टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ये हमें थायरोक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता जिसके कारण हमारी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और इस सब के पीछे कारण होता है आयोडीन की कमी। कैल्शियम की कमी से आपको पता है कि जो हमारे बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनसे रिलेटेड सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती है। तो कैल्शियम नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता और फास्फोरस भी नहीं होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। हमारे जो ऑप्शन है वो है ए फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इधर फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन। अगला आएगा ऑप्शन हमारा ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर एक, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, हमारे दांतों के ऊपर आप सबको पता होगा एक सुरक्षा करने के लिए परत होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, इस इनेमल को तोड़ देता है, जिसके कारण दांतों का जो है एक खोखलापन हमें देखने को मिलता है, दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ आपको फ्लोरीन अधिक मात्रा में जिस जगह के पानी में देखने को मिलता है वहाँ पे दांतों से संबंधित आपको बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी जो दांतों के खराब होना होता है फ्लोरीन के कारण, इसको एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिसिस। ठीक है, तो यही फ्लोरिसिस है। ठीक है, और ब्रोमीन का इससे कोई संबंध नहीं है, आयोडीन का संबंध हमारे गोइटर से है, और क्लोरीन भी इसमें कोई भी संबंध नहीं रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। अब रिकेट्स आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स जो बीमारी होती है इसके अंदर क्या होता है, हड्डियां पोरस हो जाती है, यानी छिद्रित हड्डियां हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का एक तरह से हम कह सकते हैं जो एसिमिलेशन है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से हमारी हड्डियाँ छिद्रित हो जाती है और उनमें खोखलापन आ जाता है। इसी बीमारी के कारण, हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण ये रिकेट्स नाम की बीमारी हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होती है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और वहीं तो इन तीनों का उत्तर हमें पता लग गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। अब जैसे मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में कि स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है।
ठीक है। विटामिन सी का जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो हमें बताना है कि इन सब फलों में किसमें सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है या फिर विटामिन सी पाया जाता है। तो आम इसका नहीं होगा, बेर प्रॉपरली नहीं होगा, बेर में थोड़ी मात्रा में होता है। सर्वाधिक मात्रा में अगर देखें तो आंवला, नींबू और बाकी जो लाइम होते हैं जिनमें संतरा आ जाता है, मौसमी आ जाता है, ये जो है इनमें जो विटामिन सी की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इधर आप देख रहे होंगे हमारे विटामिन का हमें क्लासिफिकेशन अगर याद हो, यानी विटामिन हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी जो पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जिनमें हमारे आते हैं विटामिन सी और विटामिन डी, सॉरी विटामिन बी। ठीक है। बाकी जो हमारे 4 विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं। इनमें हमारे 4 आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्योंकि ये विटामिन सी और बी पानी में घुलनशील होते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब भी हम किसी फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो भी सबसे जल्दी यही हमारे उससे बाहर निकल जाते हैं, इनका लॉस होता है। ठीक है। पास्चराइजेशन जो तकनीक होती है उसके अंदर भी इन्हीं का ज़्यादा लॉस पाया जाता है इसी कारण से। वैसे ही क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, तो जब हम पानी से इन्हें धोएंगे तो कई जगह कुछ मात्रा में अगर सब्जियों के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, यानी उनका जो छिलका है वो नहीं है, तो ये उस धुलते हुए पानी के साथ में चले जाएंगे और इनकी हमें लॉस देखने को मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन ए, डी और ई ये तीनों क्योंकि वसा में घुलनशील है, तो इनके ऊपर पानी की अगर ये संपर्क में आ रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनके जो मात्रा है किसी भी फूड प्रोडक्ट में, वो सेम रहती है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है, हमें ये बताना है। अगर हम हमारे ऑप्शंस की बात करें तो पहला है फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल, तीसरा है लाइनोलिक एसिड या लाइनोलिक अम्ल, चौथा है साइट्रिक एसिड। तो अगर हम ऑप्शन से भी जाते हैं तो साइट्रिक एसिड इसका नहीं होगा। लाइनोलिक एसिड जो होता है वो हमारा फैटी एसिड होता है। ठीक है, ये एक फैटी एसिड है और ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी जिसकी आवश्यकता हमें बाहर के जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल फूड डाइट, उससे पूरी करनी होती है। ये हमारी बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं होता है, तो ये भी नहीं होता। अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ये एक अमाइनो एसिड है, यानी अमाइनो अम्ल है जो प्रोटीन बनाने में काम आता है। ठीक है, और इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड साइंटिफिक नाम है हमारा विटामिन B9 का। आप सबको पता होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके एक पूरी सीरीज है जिसमें B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं। उनमें B9 का जो हमारा वैज्ञानिक नाम होता है वो फॉलिक एसिड होता है, और ये हमारा मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है रिलेटेड टू दी जो हमारे मस्तिष्क होते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, यानी जो हमारा ब्रेन होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसमें मुख्य भूमिका ये निभाता है। इसमें जो हमारे जो अनबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर जो हमारे नवजात होते हैं या वह बच्चे जो अभी तक हमारे गर्भ के अंदर है, उन सब में जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिससे जो भी सिग्नल है उनके शरीर के अंदर वो ट्रांसमिट हो, उसका डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस फॉलिक एसिड या विटामिन B9 का। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल। तो अगर हम विटामिन ई की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल या फिर अल्फा टोकोफेरोल। ठीक है, ये हमारा जो हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है उनको ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका इम्यून सिस्टम रिलेटेड होता है। उसके अलावा ये थोड़ा फंक्शन हमारे जो न्यूरल या तांत्रिकी तंत्र है उसको बनाए रखने में भी अपना कुछ भूमिका निभाता है।
अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। अंकुर का तेल जो होता है वो इसका बहुत ही अच्छा स्रोत होता है हमारा विटामिन ई का। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, नट्स में हमारे बहुत सारे आ जाएंगे, जिसमें हमारे बादाम आ जाएंगे और भी वॉलनट लाइक आ जाएंगे, जिन्हें हम अखरोट कहते हैं। ये सब भी विटामिन ई के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो बीज होते हैं वो भी इसके अच्छे स्रोत हैं, जिनमें जो सनफ्लावर के बीज होते हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो इसके अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का होता है वो किस विटामिन से बनता है? तो हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो हमारे जो लीवर है उसके साथ बहुत सारे ऐसे हमारे सिग्नल्स बनाता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमना शुरू हो, जिससे किसी भी दुर्घटना अगर हो जाए तो उस दुर्घटना में अधिक रक्त बहने के कारण किसी की मृत्यु ना हो, ये सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, बहुत सारे को फैक्टर्स बनाने में मदद करता है या फिर रिलीज करता है लीवर के साथ में, जिनमें को फैक्टर 2 आता है, को फैक्टर 4 आता है, को फैक्टर 10 आता है। ये जो को फैक्टर होते हैं ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं शरीर को कि यहाँ पे क्लोटिंग करनी है और किस तरह क्लोटिंग करनी है। विटामिन के बारे में और बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो हमारा क्विनोन होता है और यही इसका मुख्य वैज्ञानिक नाम है। हालांकि विटामिन के भी 3 तरीके के होते हैं। विटामिन के 1 को हम फाइलोक्विनोन कह देते हैं, तो अगर फाइलोक्विनोन कहीं लिखा है तो विटामिन के 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो भी आप सही कर सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में इसमें मेटाक्विनोन होता है और विटामिन के 3 होता है, उसका अलग नाम होता है। ठीक है, उसमें क्विनोन शब्द नहीं आता है, तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में अगर बात करें तो विटामिन ई का मैंने आपको यूज़ बता दिया है और इसका साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल होता है। विटामिन डी का हमने यूज़ देख लिया है, हड्डियों के ये जो संबंधित हमारी ताकत है वो बढ़ाता है। ठीक है, और इसका भी हमने वैज्ञानिक नाम देख लिया था। विटामिन सी के बारे में भी हमने सारी चीज़ें जान ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं विटामिन के की थोड़ी और, तो इसका मुख्य स्रोत आपने सुना ही होगा, जो हमारे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या फिर हमारे जो अंडे होते हैं, ये इसका अच्छा सोर्स होते हैं। उसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स होती है यानी पत्तेदार सब्जियां होती है, उनमें भी विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के यकृत यानी लीवर में निम्न में से किसकी प्रचुरता में मात्रा पाई जाती है? हमारे जो ऑप्शन वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है मछलियों के यकृत में, और इसीलिए इसे फिश ऑयल नाम से भी बेचा जाता है मार्केट के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी मैंने आपको अच्छे से इनका जो वर्गीकरण है वो बताया था कि 2 जो हमारे विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जिनमें आते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बाकी जो हमारे 4 तरह के विटामिन होते हैं वो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं या फैट सोल्यूबल होते हैं। उनमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये आप देखते ही आंसर दे सकते थे कि इनमें से विटामिन जो सी है वो जल में घुलनशील है और बाकी तीनों वसा में यानी फैट में घुलनशील है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हम अभी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जो विटामिन ई होता है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम और इसके जो स्रोत होते हैं वो भी हम अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा विटामिन ए हमारी आंखों को शक्ति प्रोवाइड करता है और औंधी से बचाता है। विटामिन जो बी होगा हमारा वो हमारा विटामिन जो सी होगा हमारा वो हमारा स्कर्वी नामक बीमारी से बचाता है और हमारे मसूड़ों की जो एक तरह से हम कह सकते हैं हेल्थ है, स्वस्थता है, वो बनाए रखता है। और हमारे मसूड़ों में जो ब्लीडिंग वगैरह है, रक्त आना या फिर कमजोरी होना या फिर मसूड़े फूल जाना, ठीक है, ये सारी बीमारियों से हमारी को बचाता है। विटामिन के की भी हमने बात की, ये हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है शरीर का, और किसी भी दुर्घटना में या ऐसे केस में जहाँ पे आपका रक्त बह रहा है शरीर से, उसको रोकता है और हमारी जान बचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई।
अगली बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसीलिए मैं आप सबको शुरुआत से ही बता रहा था जब भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो 3 सवाल मुख्य होते हैं। पहला कि कौन सा इसका वैज्ञानिक नाम है, दूसरा इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है और कौन से शरीर के अंग को ये प्रभावित करती है, तीसरा कि जो विटामिन है उसके मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया था एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये स्कर्वी जो बीमारी होता है उसको रोकने में काम आता है और ये मुख्यतः मसूड़ों की हेल्थ बनाए रखता है। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो जो हमारे लाइम होते हैं या फिर जिनमें हम कह सकते हैं जो खट्टे हमारे फल होते हैं, जिनमें हमारे नींबू आ गया, मौसम्बी आ गया, संतरा आ गया, आंवला हो गया। आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, तो ये सब इसके अच्छे स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, जैसे ही हम उसे लेते हैं तो वैसे ही या तो यूटिलाइज हो जाता है या हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में कभी भी भंडारित नहीं होता, बाकी विटामिन ए, सी और ई कुछ मात्रा में हमारे शरीर में स्टोर होते हैं ताकि आगे अपना फंक्शन परफॉर्म। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कोबाल्ट जो तत्व है वो इनमें से कौन से विटामिन की संरचना में हमारे प्रेजेंट होता है हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के। तो अगर हम इनका वैज्ञानिक नाम जान ले तो हम तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर में कोबाल्ट प्रेजेंट होगा। तो विटामिन B2 जो होता है इसका जो हमारा वैज्ञानिक नाम होता है वो हमारा होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। जो हमारा विटामिन B6 होता है इसका होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। जो हमारा तीसरा विटामिन B12 होता है इसका नाम होता है कोबलामिन, कोबलामिन, ठीक है। जो हमारा विटामिन के होता है इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि विटामिन K1 जो होता है उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो इन सब में आप देखें तो जहाँ पे आप विटामिन B12 को देखेंगे इधर इसका नाम ही कोबाल्ट से शुरू हो रहा है यानी कोबलामीन लिखा हुआ है। तो ये हमारा कोबाल्ट कंटेन करने वाला एक विटामिन है और ये भी हमारा नर्व सेल्स के जो फंक्शन है उनको रेगुलेट करता है, तांत्रिक तंत्र में कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसके जो बनना होता है उसमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जो भी हमारे विटामिन बी से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स के विटामिन है B1 हो, B2 हो, ये सारे मेनली हमारे जो तांत्रिकी तंत्र है या मस्तिष्क है इसकी जो हमारी स्वस्थता है ये बनाए रखने में काम आते हैं। और विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी डिजीज होता है विटामिन B1 की कमी के कारण, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो भी हमारा जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन है उसकी रेगुलेट करना ही होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ये प्रश्न लगता है रिपीट हो चुका है, दोबारा आ चुका है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आम, सेब, पपीता और अमरूद में से ए ऑप्शन आम। उसके अलावा जो अगर हम बाकी फूड प्रोडक्ट की बात करें फलों को छोड़ के, तो जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं खासकर जो मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, एग्स है, इनमें विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे आम के साथ में अगर डेयरी प्रोडक्ट लिखा हुआ होता या फिर मिल्क लिखा हुआ होता तो आपके लिए वो ज़्यादा उपयुक्त उत्तर होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण हम शुरुआत से 2-3 बार बात कर चुके हैं, रतौंधी जैसी बीमारी होती है जिसमें रात को में देखने के लिए हमें दिक्कत आती है शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो होता है हमारा वो यकृत यानी लीवर के अंदर भंडारित होता है। इसका एक बहुत ही कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे कि जो हमारा विटामिन ए जैसा हमने कहा वसा में घुलनशील होता है और वसा जो है वो हमारा लीवर के आसपास या लीवर के अंदर ही भंडारित होता है HDL की फॉर्म में। तो इस वजह से विटामिन ए भी जो होता है वो मुख्यतः हमारा लीवर के अंदर ही भंडारित होता है।
अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, जिनमें खासकर विटामिन ई जो होता है वो हमारे शरीर को रक्षा प्रोवाइड करता है बहुत सारी बीमारियों से और हमें बचाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां, अंग, ये सब प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमारे शरीर का शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रोवाइड करने वाला या मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा अगर हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए, यानी बहुत समय तक हमने कुछ खाया नहीं फिर हमें एनर्जी चाहिए कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के भंडारण जो रूप है एनर्जी का, वो हमारे वसा या फैट होते हैं। ठीक है, ये इन तीनों के मुख्य फंक्शन हमें बता दिए। उसके अलावा ये और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सारी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला प्रश्न आएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि एंजाइम जो है वो हमारे मुख्यतः प्रोटीन से बने हुए होते हैं और एंजाइम हमारे शरीर में बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी जो भी हमारी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी जो दर है या तो उसे बढ़ाते हैं या उसे कम करते हैं। मुख्य रूप से ये बढ़ाती है, लेकिन कुछ केसेस में हमें एंजाइम की जरूरत उन दरों को कम करने के लिए होती है। ठीक है, उसके अलावा कई सारे जो एंजाइम हैं वो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको बनाए रखने में भी काम करते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया या फिर और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब एंजाइम बहुत अच्छा हमारा वर्क परफॉर्म करते हैं हमारे पाचन तंत्र में। बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिशस है या फिर पोषण तत्व है उनको तोड़ के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा का हमारा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन। तो इतनी देर से हमने विटामिन पे इतने सवाल किए हैं तो हमें ये तो पता लग ही गया है कि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होते। ये बहुत सारे बाकी के हमारे फंक्शंस या फिर क्रियाएं हैं शरीर में वो परफॉर्म करते हैं, जिनसे हमारे शरीर का एक तरह से बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी में, और बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं वो हमें नहीं लगती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो वसा शरीर के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला हमारा स्रोत होता है। वसा से हमें 9 किलो कैलोरी या 9 फूड कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इससे 4 फूड कैलोरी या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें देखने को मिलती है। वहीं हार्मोन की बात करें तो कुछ हार्मोन होते हैं जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। और वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उससे भी हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम या 4 फूड कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें देखने को मिलती है या ऊर्जा हमें देखने को मिलती है शरीर के अंदर। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है हमारे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन और कैल्शियम। तो दांत जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से कैल्शियम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ही होता है जो हमारे दांतों को एक तरह से ठोस संरचना प्रोवाइड करता है, और कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण ही हमारे दांतों का रंग भी थोड़ा सफ़ेद होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कैल्शियम और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो भी हमारी हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो भी हमारे नाखून हैं इन सब में भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है अंडे, हरी सब्जियां, दूध और नारंगी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां बहुत अच्छा हमारा स्रोत होती है फेरस या आयरन का, और आयरन की कमी के कारण हम सबको पता है पीलिया होता है, या जिसे हम अंग्रेजी में अनीमिया कह देते हैं, ये बीमारी होती है। और आयरन क्या करता है, ये आयरन हमारे जो रक्त होता है उसके अंदर मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन की संरचना में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो एक तरह से ट्रांसफर है, ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाना है, उस कार्य में बहुत ही अच्छा हमारा रोल प्ले करता है। और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में सभी ऑर्गन को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और एडवर्स केसेस में हमें अनीमिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और इसके कारण कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मौत भी हो सकती है। तो आयरन की अच्छी मात्रा बनाए रखने के लिए हमें हरी सब्जियों का भरपूर एक तरह से अपने डाइट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? उत्तक यानी जिसे हम टिश्यूज कह देते हैं अंग्रेजी में, जो कि आगे बढ़कर हमारे अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें मुख्य रूप से इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो अभी मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर के बिल्डिंग मटीरियल होते हैं, यानी प्रोटीन से ही हमारी सारी मांसपेशियां बनती है, बहुत सारे अंग बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ही हमारे उत्तकों का निर्माण करते हैं। इन्हीं उत्तकों को जुड़ने से बाद में हमारे अंग
बनते हैं और बहुत सारे अंगों से मिलने के कारण हमारे जो अलग अलग तंत्र बनते हैं शरीर के अंदर, और उन तंत्रों के मिलने के कारण हमारा पूरा मानव शरीर बनकर तैयार होता है। उन तंत्रों में पाचन तंत्र की, जो हृदय से जो संबंधित तंत्र है, वो सारे अपने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आपको और भी ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप फूड टेक ऑनलाइन का जो ऐप है उस पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉ एंड रेगुलेशन, फूड इंजीनियरिंग, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिटी क्वेश्चंस फ्री में प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको डेडिकेटेड कोर्सेज भी उस ऐप पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक आप कोर्स देख सकते हैं, FSSAI जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन का पूरा कोर्स है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो कोर्स है वो क्वालिटी टीचर्स के द्वारा बनाया गया है। तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा एक बार आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कीजिए, वहाँ के जो फ्री सोर्सेज है उनका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। And thank you for listening again. Very best of luck for your examination, and I hope this session will be again helpful for all of you.